ठीक है। तो एक बार कल जो हमने पढ़ा था, थोड़ा-सा हम रिवीजन करके फटाफट आगे चलेंगे और एक स्लाइड मैंने कल छोड़ दी थी। यदि आप लोगों को याद हो उस स्लाइड में थोड़ा-सा गड़बड़ था। उसमें जो हमें 4C पढ़ने थे वो उसकी जगह मैंने डबल वो डाल दी थी। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी दीदी। हुँ, ठीक है। तो हम एक बार फटाफट ये देख लेंगे। एरिस्टोटल मॉडल से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है? तो एरिस्टोटल मॉडल में हमारे 4 मेन मॉडल्स हैं। क्या है? स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस सॉरी हाँ, ऑडियंस एंड इफेक्ट। और मेन इसका क्या है? तो ऑकेजनली, ठीक है? ये किसी ऑकेजन पे होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अ, अ, इलेक्शन वगैरह, ठीक है? नेक्स्ट आपका था बैरलो मॉडल, जिसमें आपके 4 एलिमेंट्स थे। कौन-कौन से? सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। इसके साथ-साथ 5 घटक भी बताए थे। संचार कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान, सामाजिक व्यवस्थाएँ और संस्कृति। ठीक है? नेक्स्ट था आपका सैनन और वीवर। ठीक है? सैनन और वीवर में ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से ही आपका नॉइज़ सोर्स स्टार्ट होता है। यानी कि चैनल में जो नॉइज़ आती है या शोर या बाधा उत्पन्न होती है, वो आपका सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? सैनन वीवर से। सैनन ठीक है? वीवर। हाँ, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट था आपका सरमन मॉडल। तो सरमन मॉडल में आपके ये 6 एलिमेंट्स थे, सोर्स, एनकोडर, मैसेज चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे आपका ये कुछ थोड़ा-सा संचार कम्युनिकेशन के ही विषय में बताया था, इसको मैंने स्किप कर दिया था। तो आज थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पर 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन और 4 एस ऑफ कम्युनिकेशन, ये 2 थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पूर्व परीक्षा में इसके बारे में पूछा है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे कि 7C, यानी कि 7C में से कौन सा कंटेंट नहीं है, या 4C, उसको क्रम से लगाओ। तो ये आपके 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं, या तो इसको क्रम से लगाने को आता है, या इनमें से कंटेंट दे देंगे और बोल देंगे इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको इसको याद करना है क्रम से, ठीक है? अब जैसे देखिए आप राइट हैंड साइड देखिए, संचार के 4 एस, 4 एस ऑफ कम्युनिकेशन। आप सभी को मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? 1 सेकंड रुकिए। ये देखिए, कर्सर दिख रहा है? हुँ? जी दीदी। तो 4 एस कम्युनिकेशन में आपका सबसे पहले हो जाता है शॉर्टनेस। शॉर्टनेस यानी कि संक्षिप्तता या संक्षेपीकरण, ठीक है? दोनों ही बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे श्रोताओं को संदेश सुनने एवं समझने में आसानी हो। ठीक है? अब देखिए, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके ही घर में कुछ लोग होंगे या आपके दोस्त होंगे ऐसे, तो जैसे बात सिर्फ इतनी सी कहनी है कि सीधे जा करके लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो तुमको तुम्हारी शॉप मिल जाएगी। बट वो लोग कैसे बोलेंगे? घुमा के बोलेंगे। अरे तुम तो 2 कदम चलना, फिर तुम्हें नाई की दुकान दिखेगी, फिर 4 कदम चलोगे तो तुम्हें मॉल मिलेगा। ये वो मतलब बोल करके इतना घुमा देंगे कि सीधी-सी बात ना समझने की जगह हम उसका कुछ और ही अर्थ ले लेते हैं और हम भटक जाते हैं। ठीक है? तो हमें संचार कम्युनिकेशन में क्या करना चाहिए? शॉर्टनेस यानी कि संक्षिप्तता रखनी चाहिए। इतने भी बड़े शब्द नहीं बोल देने चाहिए कि हमें जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको समझ में ही ना आए। क्लियर है? नेक्स्ट है जी दीदी। सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी, ठीक है? साधारण, ठीक है? साधारण या सरलीकरण, ठीक है? तो इसमें क्या है? तो संदेश सरल और साधारण होने चाहिए, ठीक है? ताकि उसे समझने में आसानी रहे। इसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो साधारण, ठीक है? अब आपको मान लीजिए
क्या बोलते हैं, हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं। जैसे अभिवृत्ति, अधिगम, है ना? ये थोड़े-से क्लिष्ट शब्द हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा-सा समझना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो हमारे शब्दों और हमारे कम्युनिकेशन में भी साधारण यानी कि सिंपलिसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ, ठीक है? तीसरा है आपका स्ट्रेंथ यानी कि आपकी शक्ति। तो संदेश या सूचना की शक्ति संपूर्ण संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सूचना या संदेश के प्रति प्रेषक को पूर्ण विश्वास ना होने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पे देखिए किसकी बात की गई है? विश्वास ना रहने की, ठीक है? विश्वास ना रहने की, यदि कोई व्यक्ति जो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है और हम उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते या हम उसे पसंद नहीं करते, तो वो जो भी बोल रहा है उसका प्रभाव हम पर कम पड़ेगा। और यदि हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो हमें हमारे ऊपर उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, मम्मी उनके साथ 24 आवर्स रहती हैं, तो वो उनसे ऊब जाते हैं या वो उनको मार देती हैं, तो उस उनसे थोड़ा-सा रूठ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो वही बात यदि उनके चाचा यदि कम उम्र के हैं, तो वो उनको चीज़ें दिलाते हैं, तो उनसे अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। तो वही यदि उनके अंकल उनको समझाते हैं, तो उन्हें जल्दी समझ में आता है। पर उनकी माँ उनको समझाती हैं तो कहते हैं अरे छोड़ो ये तो डेली कहती रहती हैं। तो इसका भी प्रभाव कम्युनिकेशन पर पड़ता है। यानी कि आपका उस व्यक्ति पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है और आपका उस व्यक्ति को पसंद होना बहुत आवश्यक है। तभी आप कम्युनिकेशन उससे प्रभाव उस पे डाल सकता है। ठीक है? नेक्स्ट है सिंसियरिटी यानी कि सजगता। सजगता क्या है? तो संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेषक अपने द्वारा प्रेषित संदेश या सूचना के प्रति कितना सजग है, यानी कि कितनी सिंसियरिटी आप दिखा रहे हो कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, तो ये भी मैटर करती है। तो ये आपके 4 एस कम्युनिकेशन हो गए। कौन कौन से? शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। क्लियर है सभी को? जी मैम। हाँ। जी दीदी। नेक्स्ट जी। चलते हैं 7C में। ठीक है, तो ये 7C के भी आपके ऐसे ही पार्ट्स पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले है क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, विश्वास करना। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, जब एक प्रेषक द्वारा संचारित संदेश या सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा, तब तक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता। यानी कि जो भी आपको सूचना दे रहा है, जो भी आपको संदेश दे रहा है, उस पे आपका विश्वास होना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है? नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ। तो संचार वर्तमान परिस्थितियों से अंतः संबंधित होना चाहिए। यानी कि मतलब जो भी हमारी वर्तमान में परिस्थिति चल रही है उससे संबंधित होना चाहिए। यदि हम उससे अलग उसको समझाएंगे या कम्युनिकेट करेंगे तो वो उस बात का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और हमारी वो बात समझेगा भी नहीं। ठीक है? नेक्स्ट है विषय वस्तु, कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट क्या है? तो विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी आपको प्रेषित कर रहा है, अब जैसे कम्युनिकेशन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास भी कम्युनिकेशन की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो मैं आपको पढ़ा ही कैसे पाऊंगी, है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है क्लियरिटी, स्पष्टता। ठीक है, तो संदेश की जो भाषा हो वो सरल एवं स्पष्ट हो ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल तौर पे आप ले सकते हो, जैसे मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, यदि यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चे इंग्लिश समझने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पर किस में समझा रही हूँ? हिंदी में। तो आप पर प्रभाव क्या पड़ेगा? कम प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव कम पड़ेगा? क्योंकि आपको इंग्लिश आती है और मैं आपको पढ़ा किस में रही हूँ? हिंदी में। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए।
जिसमें आपको जो चीज समझ में आ रही है, मतलब जो प्राप्त करता है, रिसीवर है, उसको जिस लैंग्वेज में जो चीज समझ में आ रही है, उसे उसी लैंग्वेज में स्पष्टता तौर पे होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लियरिटी, स्पष्टता से तात्पर्य यहाँ पर ये भी आप ले सकते हो कि जैसे जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं, ठीक है, तो आप कहीं कहीं देखिए, ये देखिए, जैसे ये श्रोताओं की क्षमता में यहाँ पे की थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ठीक है। तो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे भी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है निरंतरता एवं संगतता, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। कह रहे हैं संचार कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आपको तो पता ही है संचार कैसी है, कॉन्टिन्यू, यानी कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में कम्युनिकेशन करते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसी के नीचे, संदेश का श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उसे लगातार दोहराना पड़ता है, इसलिए संदेश की प्रत्येक पुनरावृत्ति में संगतता होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि आप यदि किसी बात को समझा रहे हैं तो उसमें आप यदि एक बार नहीं उसको 2-3 बार दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं उसकी, तो उसमें संगतता, यानी कि उसको रिलेट ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार कुछ और चीज बताई, दूसरी बार आपने कुछ और कह दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माध्यम, यानी कि चैनल। ठीक है। तो चैनल से क्या है, तो केवल उन्हीं माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता उचित समझें। ठीक है। आप जैसे देखिए, यहाँ पे आप चैनल से आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग ऑफलाइन क्लासेस लेना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना पसंद करते हैं, और यदि बहुत सारे लोग ऑनलाइन लेने की कोशिश पसंद करते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग जूम ऐप पसंद करते हैं, कुछ लोग गूगल मीट्स पसंद करते हैं। तो सबका एक अलग अलग विचार है, अलग अलग पसंद है। ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब जो प्रेषक है और जो प्राप्त करता है, दोनों को ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। 7वां पॉइंट है आपका श्रोताओं की क्षमता। ठीक है। कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। ठीक है। तो कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस के अंतर्गत क्या है, संदेश को प्रेषित करने से पूर्व ही श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए। ठीक है। ताकि उसी के अनुरूप संदेश या सूचना को प्रेषित करना चाहिए। देखिए, हमने भी आपका आकलन किया था क्लास लेने से पहले, हमने भी आपका एक स्मॉल सा टेस्ट लिया था कि आपको कितना आता है, आपको कितनी बेसिक नॉलेज है, कितना विशिष्ट नॉलेज है। ठीक है। तो ये भी हमने आकलन किया था, तो उसी तरीके से आपको संदेश देने से पहले भी मुझे एक आकलन कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके 7C हो गए। 7C के अंतर्गत कौन कौन से, विश्वसनीयता, संदर्भ, विषय वस्तु, स्पष्टता, निरंतरता एवं संगतता, माध्यम और श्रोताओं की क्षमता। क्लियर है सभी को, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं। हाँ। ठीक है, आगे चलते नहीं हैं। दीदी। ठीक है। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे। तो कितने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने आधार पे बांटा गया है, बताइए जल्दी से, फटाक से। चार। चार। चार कौन कौन से? बेस्ड ऑफ रिलेशनशिप, बेस्ड ऑफ चैनल, बेस्ड ऑफ पर्पस, बेस्ड ऑफ डायरेक्शन। हाँ। ठीक है। तो बेस्ड ऑन रिलेशनशिप में हमारे इंटरपर्सनल थे, इंट्रापर्सनल, ट्रांसफर पर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका था बेस्ड ऑन चैनल। तो बेस्ड ऑन चैनल में हमने वर्बल, नॉन वर्बल दोनों पढ़ा था। थर्ड था आपका बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, जिसमें हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल और पढ़ा था। ठीक है। और बेस्ड ऑन डायरेक्शन लास्ट था, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड, अपवर्ड और डायगोनल पढ़ा था। ठीक है। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, तो ये भी क्लियर था। अब इसके आगे हम आ जाते हैं अपने पॉइंट 2 पे। ठीक है। तो पॉइंट 2 में सबसे पहले आप ये देखिए
कि यहाँ पर क्या है, तो प्रभावी संप्रेषण यानी कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड ये पॉइंट है, ठीक है। और उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो वाचिक एवं गैर वाचिक, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल पढ़े थे ना, उसी के ही कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपको डीपली थोड़े से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद है इंटरकल्चरल यानी कि अंतः सांस्कृतिक, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि सामूहिक संप्रेषण, और क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कि कक्षा संप्रेषण के विषय में हम जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? जी दीदी। डाउट है? नहीं। नहीं, क्लियर है दीदी। ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि इसके नाम पर ही है, प्रभावी संचार, ठीक है। यानी कि जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस तरीके आप पर प्रभावशाली हो रहा है उसके विषय में हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका, संप्रेषण की प्रभावशीलता से आशय उसके द्वारा होने वाले लाभ से लगाया जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए संप्रेषण क्रिया की जाती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको आपको उसके क्वेश्चन आर करा रहे हैं, तो क्वेश्चन आर से तो मुझे पता चलेगा ना कि ये आप पर कितना प्रभावित हुआ है, पता चलता है कि नहीं? जी दीदी। हाँ, तो प्रभावी संचार से हमें ये चीज पता चलती है कि प्रभावी कितना प्रभावित आप पर हुआ है क्वेश्चन आर करने से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अर्थात कोई भी संप्रेषण कितना प्रभावी है यह इस बात से स्पष्ट होता है कि संप्रेषण क्रिया होने के बाद उनसे क्या लाभ हुआ है, कहे उनका उद्देश्य प्राप्त हुआ है या नहीं। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट क्या-क्या कर रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड कर रही हूँ, मान लीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड कर रही हूँ, कम्युनिकेशन कर रही हूँ, आईसीटी, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये सारे कम्युनिकेट कर रही हूँ। लेकिन आपने एग्जाम दिया पेपर में और पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन सही हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारे बीच कम्युनिकेशन हुआ वो कैसा हुआ? इफेक्टिव हुआ, है ना? उसमें क्लियरिटी है और आपने अपने उद्देश्य को, आपने अपने जो भी अचीवमेंट है आपकी, आपने उसको प्राप्त कर लिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें बताया गया है, एक संप्रेषण कितना प्रभावित होगा ये निम्नलिखित तत्वों से निर्धारित होता है। यानी कि आप किस हद तक उसको इफेक्टिव कर पाए हैं, ये भी उसके लिए कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो उसमें पहला एलिमेंट्स है आपका संप्रेषण के स्रोत, ठीक है। जहां से भी आपका सोर्स हो रहा है कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो भी आपका कम्युनिकेशन का सोर्स है वो मैटर करता है। तो वो कैसा होना चाहिए, तो संप्रेषण या संचार का स्रोत जितना सशक्त और विश्वसनीय होगा, संचार उतना ही प्रभावी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपका सोर्स है वो पावरफुल होना चाहिए। अब जैसे आप कम्युनिकेशन सीखने के लिए इस पीडीएफ का यूज कर रहे हो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये पीडीएफ में यदि वो पॉइंट्स ही नहीं है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, तो ये इफेक्टिव होगा क्या? बताइए। नहीं दीदी। नहीं होगा, है ना? क्योंकि यदि इसमें वो पॉइंट्स हैं ही नहीं जो क्वेश्चंस आपके एनटीए में आएंगे या नेट में आएंगे, तो ये प्रभावी बन ही नहीं सकता। लेकिन यदि वो पॉइंट्स हैं तो आपका एग्जाम में ये चीज क्या होगी, प्रभावी होगी, और आप अपने लक्ष्य को यानी आप अपने अचीवमेंट को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है संचार का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में आपका क्या है, तो संचार के माध्यम जितना विश्वसनीय होगा, ठीक है, उसी बात को कह रहे हैं, जितना आप पे विश्वास होगा उतना ही प्रभावी होगा। जैसे हम सभी जानते हैं
कि अगर कोई खबर व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचे तो हम उसे सही हमेशा नहीं मानते। वही अगर कोई खबर हमें अखबार के माध्यम से मिले तो हम उसे सही मानते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे व्हाट्सएप है या रील्स है इंस्टा पर, तो उनमें बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अफवाह होती हैं। अफवाह शब्द जानते हैं ना आप लोग? हम्म। जी दीदी। हाँ, जी दीदी। जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिनमें कोई यथार्थता नहीं होती है, ठीक है? मात्र सिर्फ अपने चैनल्स को लाइक करने के लिए और अपने आप को एक प्रोटोकॉल अपना मेंटेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं। बट जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें जो भी न्यूज़ मिलती है वो कैसी होती है? ट्रुथ होता है उसमें, यथार्थता होती है, ठीक है? तो यदि अखबार में आपकी कोई ऐसी खबर छपती है, तो हम उसे सही मान लेते हैं, परंतु व्हाट्सएप के मैसेजेस को हम सही नहीं मानते। क्लियर है? जी दीदी। नेक्स्ट है आपका संप्रेषण या संचार की सामग्री। तो संप्रेषण या संचार की सामग्री के अंतर्गत क्या है? तो संप्रेषण या संचार में उपयोग की जाने वाली सामग्री जितनी अच्छी होगी, संप्रेषण या संचार उतना ही प्रभावशाली माना जाएगा। ठीक है? कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जैसे मैं आपको पीपीटी के द्वारा समझा रही हूँ, पीपीटी में ही थोड़ा-सा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, है ना? थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, थोड़ा-सा वीडियोज़ बना करके दिखा दूँ, तो वो चीज़ आपको उतनी ही जल्दी समझ में आएगी और आप उसको कम्युनिकेट कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है? तो हमारी जो भी हम कम्युनिकेट करने के लिए सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करती है। क्लियर है? नेक्स्ट। जी दीदी। नेक्स्ट कह रहे हैं संचार प्राप्तकर्ता के गुण। ठीक है? तो अब कौन-कौन से गुण हैं इसके? तो देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं अगर संचार प्राप्तकर्ता के निम्नलिखित गुण हों तो संचार ज्यादा प्रभावी होगा। तो कौन-कौन से गुण होने चाहिए उसमें? तो कह रहे हैं दूसरों की बात ध्यान से सुनने की क्षमता। ठीक है? सबसे पहली बात आपको किसी भी कम्युनिकेशन में आपको सामने वाले की बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं मैं यहाँ से बोल रही हूँ और आप उधर चाय, समोसा और पता नहीं हो सकता है कि चैटिंग भी चल रही हो, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। आप हमारी बातों को ध्यान से केयरफुली यदि सुनते हैं, तो वो प्रभावी बनता है ना? क्लियर है? किसी की चैटिंग-वैटिंग तो नहीं चल रही है? नहीं नेक्स्ट दीदी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज कॉज एटसेट्रा, यानी कि भाषा संकेत आदि समझने की क्षमता। यानी कि जिस भी भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ या जिस भी भाषा में ये पीपीटी है वो भी आपके क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, है ना? फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं विषय सामग्री समझने की क्षमता। अब विषय सामग्री यानी कि जो भी हम पीपीटी में प्रेजेंट कर रहे हैं वो सामग्री तो अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ-साथ आपको आप जिस माध्यम यानी कि जिस चैनल का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, कि किस तरीके से स्क्रीन बड़ी होती है, किस तरीके से हम उसको रोटेट करते हैं, किस तरीके से हम क्लासेस जॉइन करते हैं, तो ये भी थोड़ा-सा मैटर करता है। ठीक है? नेक्स्ट हाँ, विषय सामग्री में आप यहाँ पर वो भी पॉइंट ले सकते हो कि जैसे अब यहाँ पर कोई मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम कुछ आर्ट्स का पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आर्ट्स का कुछ पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर साइंस के बच्चे बैठे हैं, ठीक है? यहाँ पे साइंस के हैं, तो आपको समझना नहीं आएगा, ठीक है? उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो विषयगत आपका भी सामग्री आपकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है मौखिक संचार। अब इसी के अंतर्गत देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही हमने देखा था ना कि 2 पॉइंट्स वहां पे थे वाचिक और गैर वाचिक, था ना? 2 पॉइंट्स। तो उसमें सबसे जी पहले जो जी। वाचिक है यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार उसको हम देखेंगे।
तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपका है मौखिक संचार से आशय किसी संवाददाता द्वारा किसी संवाद या सूचना मौखिक रूप से दिया जाना है। ठीक है, मतलब जो भी आपको मौखिक ओरली आपको जो बताया जाए वो क्या संचार होता है, मौखिक संचार। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं अर्थात तब जब तक संवाददाता मुख से उच्चारण कर कोई संवाद या सूचना किसी को देता है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। ये संचार सबसे ज्यादा प्रचलित संचार का माध्यम है। ठीक है, ये यहाँ पे सेब लिख गया है, सब होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अधिकतर कम्युनिकेशन ओरल ही होते हैं। किसी चीज को समझाने या किसी का डाटा स्टोर करने के लिए ही हम उसको रिटर्न करते हैं। नहीं तो जो भी चीज हम आपको समझाना चाहते हैं वो अधिकतर किस में होता है, ओरल में ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट। जी दीदी। जी दीदी। हम्म, और बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ 3 या 4 लोगों की ही आवाज आ रही है। बाकी सबको क्लियर है? जी। हम्म। हम्म, हम्म, ठीक है। ज्योति क्लियर है? मैम थोड़ा चाय समोसा भी खाना जी जरूरी होता है, भूख लगती है ना फिर, क्योंकि अच्छा अच्छा चलिए, ठीक है। वही अभी हमने बताया ना कि ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक होता है प्रभावी बनाने के लिए। चलिए, नेक्स्ट आपके मौखिक संचार के लाभ हैं, बेनिफिट। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो प्रभावशीलता, ठीक है, यानी कि इफेक्टिवनेस। मौलिक संचार सामने आमने सामने होने के कारण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। सबसे ज्यादा प्रभावी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम ये पीपीटी हटा दें, ठीक है, ये अभी जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसको हम हटा दें और मैं आपको, आप सामने बैठे हैं और मैं भी बैठी हूँ और फेस टू फेस हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप उसका आंसर कुछ दे रहे हैं, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आप उसका रिटर्न क्वेश्चन आर कर रहे हैं। तो ऐसा करने से वो जो कम्युनिकेशन है हमारे बीच वो कैसा होता है, इफेक्टिव होता है ना? तो प्रभावशीलता होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं समय, धन और श्रम की बचत। ठीक है, मतलब मौखिक संचार में लेखनीबद्ध नहीं करना होता, मतलब लेखन का जो काम होता है, पेन, पेज, है ना, ये सब नहीं करने होते। तो हमारे धन की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। श्रम की बचत कैसे होती है? लिखते लिखते किसी का हाथ ही दुखने लगता है ना? अभी कहो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसमें पीपीटी के पॉइंट्स लिखते होंगे। कौन कौन लिखता है पीपीटी के पॉइंट्स, कौन कौन लिखता है? मुझे हैंड रेस नहीं दिखेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। जी दीदी मेन पॉइंट लिखते हैं। हाँ, तो मतलब वही है। ठीक है, तो लिखने से क्या होता है, धन और श्रम दोनों की ही बचत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संदेह का निवारण। ठीक है, संदेह का निवारण यानी कि संचार आमने सामने होने के कारण संवाद प्राप्तकर्ता और संवाद देने वाले में कोई संदेह नहीं होता। अगर कोई संदेह उत्पन्न हो तो वह एक दूसरे से पूछ लेते हैं। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए, जैसे मैंने कुछ मैसेज मैंने किसको, विशाल जी को दिया। ठीक है, कोई मैसेज है मेरे पास, वो मैंने विशाल जी को दिया कि और बाकी जो क्लास में बच्चे हैं उनको बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने जो संदेश दिया वो एज इट इज आपको पता चलेगा? बताइए। नहीं नहीं दीदी। पता नहीं। चलेगा, उसमें कुछ ना तो कुछ परिवर्तन विशाल जी कर देंगे। हो सकता है कि जब मैंने विशाल जी को बोला हो तो उनका आ, वो स्थिर ना हो, वो मेरी बात को समझ ना पाए हो और उस बात को वो आपको आगे कुछ थोड़ा सा बदल करके चेंज करके बता सकते हैं। परंतु जब दो व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी संदेश बदलता नहीं है।
मतलब जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो आप उधर सुन रहे हो, ठीक है? उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। कोई भी बदलाव हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है? हाँ, तो जब दो लोग आमने-सामने बात करते हैं तो उनमें संदेह का निवारण रहता है, यानी कि उनमें संदेह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और यदि विशाल जी आपको वो मैसेज देते हैं तो हो सकता है कि आपको संदेह उत्पन्न हो कि अरे मैम, मान लीजिए विशाल जी ने कहा कि आज क्लास नहीं होगी, मैम ने मुझसे कहा है, ठीक है? तो आप में संदेह होगा कि अरे मैम ने सुबह नोटिफिकेशन तो डाला था और विशाल जी कह रहे हैं कि क्लास नहीं होगी, तो संदेह उत्पन्न होगा ना आपके मन में? तो जी ये दीदी। हाँ, तो जब हम आमने-सामने बात करते हैं, तो संदेह की स्थिति नहीं आती है, जो भी होता है वो क्लियरेंस होता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मैम पॉइंट। इसमें ऐसा भी तो कह सकते मैम इसमें ऐसा भी तो कह सकते कि कोई व्यक्ति है तो वो झूठ ही बोलता हमेशा, तो फिर उसकी बात पे कभी विश्वास ही नहीं करना, तो वो भी तो एक वो है कि मौका दिया। हाँ, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और आप उसकी बात पे विश्वास नहीं करते और उसको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये मैसेज जा करके बच्चों को बता देना, तो हो सकता है कि आप उसकी बात पर विश्वास ना करें, संदेह करें कि ये व्यक्ति सच में सही कह रहा है या झूठ कह रहा है। बहुत सारा हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में ये मस्ती करते रहते हैं, है ना? अपने ग्रुप में, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका प्रतिक्रिया की जानकारी, ठीक है? प्रतिक्रिया यानी कि संचार के बाद प्राप्तकर्ता का क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया से तात्पर्य क्या है? जल्दी से बताइए। फीडबैक देना। फीडबैक। फीडबैक। हाँ, बहुत बढ़िया शंकर जी। तो फीडबैक देना, ठीक है? तो फीडबैक से होता है उसकी जानकारी मौखिक संचार में तुरंत मिल जाती है, यानी कि आप जो भी बोल रहे हो उसका फीडबैक आपको तुरंत मिलता है, ठीक है? आप जैसे मान लीजिए मैं क्लासेस रिकॉर्ड करूं और मैं उसको यूट्यूब पे डालूं, तो उसका फीडबैक मुझे कब मिलेगा? हो सकता है 3 दिन लग जाए, हो सकता है 1 महीने लग जाए। जब बच्चे उसको देखेंगे, उसमें कमेंट करेंगे, तब मुझे जाकर के फीडबैक मिलेगा। पर अभी-अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप उसका फीडबैक मुझे तुरंत दे रहे हो। जब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप उसका मुझे फीडबैक इमीडिएट दे रहे हो, है ना? क्लियर है? तो प्रतिक्रिया की जानकारी भी हमें तुरंत मिलती है। ये भी मौखिक संचार के लाभ में यानी कि बेनिफिट्स में आता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अगर जरूरत पड़े तो परिस्थिति के हिसाब से मौखिक संचार में सूचना को बदला भी जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब जैसे समझ लीजिए कि मैंने कोई आपका टेस्ट का डेट निकाला, मैंने कोई टेस्ट का डेट निकाला, बट आपसे मैंने बात नहीं करी, आपसे मैंने क्लास में पूछा नहीं, आपसे मैंने डिस्कशन नहीं किया और मैंने सीधे आपको कल मैसेज डाल दिया कि संडे को सुबह 5 बजे टेस्ट होगा, मॉर्निंग 5 बजे, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? अब तो आपको देना ही पड़ेगा। वो आपकी सूचना आपको मिली है तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन यदि वही चीज़ मैं आपको अभी सामने से पूछूँ कि मैं संडे को सुबह मॉर्निंग 5 बजे टेस्ट लूँगी, तो आप उस पे अपनी प्रतिक्रिया जता सकते हैं। आप बता सकते हो कि नहीं मैम, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं उठ नहीं पाता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ 5 बजे, मैं नहीं दे पाऊंगा टेस्ट। तो हम उसको फिर बदल सकते हैं, हम उसको सुबह 5 बजे के बजाय शाम को 5 बजे ले सकते हैं। तो हम अपनी सूचना को बदल भी सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कब? जब हम फेस टू फेस मौखिक संचार कर रहे हो। क्लियर है सभी को? जी हम्म। जी दीदी। नेक्स्ट यहाँ पे ये लचीलापन दोबारा आ गया, इसको मैं हटा दूंगी। फिर लास्ट पॉइंट है सरल, ठीक है? सरल, सरल से क्या तात्पर्य है? सिंपल, यानी कि संचार का ये सबसे सरल माध्यम है जो कोई भी उपयोग में ला सकता है, चाहे संदेश देने वाला हो या प्राप्त करने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ना हो।
ठीक है। अब देखिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं तो वो ओरल ही कम्युनिकेशन करते हैं अधिकतर, है ना? क्योंकि उन्हें लिखा हुआ तो पढ़ने में आता ही नहीं है, उनके लिए तो ओरल ही सब कुछ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये लास्ट जी पॉइंट था। हाँ, आपके बेनिफिट का ये लास्ट पॉइंट था, इसको मत लिखिएगा, ये दोबारा आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मौखिक संचार के दोष। अभी तो आपने बेनिफिट्स पढ़ लिए, हर चीज के बेनिफिट्स होते हैं तो उसके डिफेक्ट्स भी होते हैं, है ना? तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बोला गया है, दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दोनों पक्ष होने चाहिए। कौन कौन से दोनों पक्ष होने चाहिए बताइए जरा। सेंडर और रिसीवर। हाँ, सेंडर और रिसीवर, यानी कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही होने चाहिए मौखिक संवाद के लिए। भाई जब कोई बोल रहा है तो कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो वो प्रभावी होगा, तभी तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है लिखित साक्ष्य का अभाव। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, किसी ने आपको गाली दी, ठीक है, और आपने जाकर के अपनी मम्मी को बताया, मम्मी उस दोस्त ने मुझे गाली दी, तो उसकी मम्मी हो सकता है उस पे बिलीव ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि उसने तो मौखिक संचार किया है, लिखित तो कुछ नहीं था ना, लिखित कोई साक्ष्य प्रूफ नहीं था उसके पास, है ना? तो प्रूफ की भी यहाँ पर कमी होती है मौखिक संचार में। तो ये हमारा, जब हमें कहीं पर अपने आप को साबित करना होता है तो हमें एविडेंस चाहिए ही चाहिए। बिना एविडेंस के हम प्रूफ नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति ने हमें जबान दी थी या हमें कुछ भी बोला था। यहाँ पे हाँ, आप एक और यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो। किसी ने आपसे बोला कि भाई तू मेरे को तू कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर, ठीक है, और मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। और मान लीजिए उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसने ओरली बोला था ना कि मैं दूंगा, लेकिन अब वो उस टाइम मुंह कर जाए तो भी लिखित साक्ष्य की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, भविष्य में संदर्भ के लिए उपयुक्त नहीं। ठीक है, आपके जो रेफरेंस आप देना चाहते हो, वहां पर आपका ये ओरल कम्युनिकेशन काम नहीं आता। ठीक है, वहां पर आपको कौन सा कम्युनिकेशन काम आएगा बताइए? लिखित कम्युनिकेशन। हाँ, राइट। लिखित कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वहां पर आपको रिटन कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं खर्चीला, एक सेकेंड, एक्सपेंसिव साधन यहाँ पर क्यों आया है ये मुझे नहीं शायद गलती से आ गया है, ये इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। ठीक है, अब जब आप किसी के सामने खड़े हैं तो यदि आपको तुरंत ही उत्तर देना है, ठीक है, तो वो टाइम नहीं मिलता आपको। टाइम यहाँ पर आपको तुरंत की तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। और यदि आप किसी को लिखित रूप में दोगे तो बहुत सोचोगे और उसको थिंक करोगे, उसके बाद उसको रिप्लाई दोगे, है ना? लेकिन ओरल में आपको ये चीज नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौखिक संचार के माध्यम। तो मौखिक संचार, मीडियम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या माध्यम होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, साक्षात्कार, सबसे पहला इंटरव्यू। ठीक है, आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, किसी किसी को इंटरव्यू फोबिया होता है, तो वहां पे जब हमसे वो प्रश्न पूछते हैं तो चाहे वो हमारा ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी ही पूछ लें, लेकिन हम वहां घबरा करके उनको उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसा होता है ना? तो इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सोचना है, या फिर वो प्रश्न पूछते हैं तो हम जल्दी से उनको सोच करके उत्तर नहीं दे पाते, है ना? तो वहां पर भी हमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट है संयुक्त विचार विमर्श, यानी कि ज्वाइंट डिस्कशन। ठीक है, ज्वाइंट डिस्कशन भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4-5 लोग जुड़ जाएं और मौखिक ओरल कम्युनिकेशन
कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मीटिंग, यानी कि सभाएं। जो भी मीटिंग्स होती हैं वो भी ओरल कम्युनिकेशन पर ही होती हैं। फिर इसके अंतर्गत सेमिनार्स भी आते हैं, रेडियो आते हैं, भाषण यानी कि स्पीच आती है, और फोन, टेलीफोन। टेलीफोन पर तो हम ओरली कम्युनिकेशन करते हैं, है ना, किसी से बात करते हैं तो ये सारे हमारे संचार के माध्यम थे। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी हम लोगों ने कौन सा कम्युनिकेशन पढ़ा? मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, यानी उसमें भी हमारा मौखिक संचार। ठीक है। अब हमारा गैर वाचिक यानी कि गैर मौखिक संचार के अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम देखेंगे। तो गैर मौखिक संचार में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से? पहला तो लिखित संचार, दूसरा सांकेतिक। सांकेतिक कल हम लोगों ने पढ़ा था ना? जी दीदी। हाँ, तो सांकेतिक में आपके बॉडी मूवमेंट्स, टच, और भी कुछ कुछ थे। किसको किसको याद है? सिंबल। बताइए जल्दी से। दीदी आई कांटेक्ट हाँ, आई कॉन्टेक्ट्स, और और सिंबल। कलर जैसे सिंबल। हाँ, हैंडशेक। हैंडशेक, पैरा लैंग्वेज, सिंबल। है ना? हैप्टिक। हाँ, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं। तो लिखित संचार क्या है उसके विषय में पहले हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स किए गए हैं ना। सबसे पहला लिखित संचार, दूसरा सांकेतिक संचार। ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो लिखित संचार से आशय संवाददाता द्वारा किसी संवाद या सूचना को लिखित रूप से संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेषित किया जाना होता है। अर्थात जब कोई संवाद या संदेश लिखित में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो उसे लिखित संचार कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए रिटन नोटिफिकेशन मैं आपको डेली डालती हूँ, ग्रुप में डालती हूँ ना, है ना? हाँ, तो उसी रिटन कम्युनिकेशन को ही लिखित संचार कहते हैं। ठीक है। इसके लाभ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है? तो दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, यानी कि अब जैसे मान लीजिए किसी का नेट ऑफ है और मैंने आपको मैसेज भेज दिया, तो जिनका ऑन है उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जिनका ऑन नहीं है तो उनकी भी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है। उनका जब वो अपनी सुविधा, जब उनके पास समय होगा तो वो नेट ऑन करके व्हाट्सएप में मैसेज चेक कर सकते हैं, है ना? तो इनमें दोनों ही पक्षों में क्या होती है, उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। और मौखिक संचार में उपस्थिति अनिवार्य होती है या नहीं? होती है। होती है। ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। फिर ये कह रहे हैं विस्तृत और जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त। ठीक है। मतलब जो बड़ी यानी कि व्याख्यात्मक होती हैं और जटिल सूचनाओं यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती हैं उनके लिए ये लिखित संचार अच्छा होता है ना? फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं मितव्ययी अर्थात कम खर्चीली। ठीक है। लिखित संचार आपका कम खर्चीला होता है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं लिखित प्रमाण के लिए उपयुक्त। लिखित प्रमाण के लिए यानी कि आप रिटन प्रूफ किसी को दिखा सकते हो। बहुत सारे लोग अपनी बातों में कभी कभी ये चीज बोलते हैं, तुम लिख कर ले लो, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब कोई भी बात होती है तो कहते हैं अरे तुम लिख कर ले लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहते हैं कि नहीं? तो हाँ तो जी हाँ, तो वो रिटन प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है। तो रिटन प्रूफ भी आपको मिल जाता है, इसमें बेनिफिट है आपका। नेक्स्ट दीदी। भावी संदर्भ। हाँ, वो तो खर्चीला होता है, इकोनॉमिकली मींस लेस एक्सपेंसिव। वैसे तो ओरल है वो मौखिक होता है, वो तो यानी मितव्ययी खर्चीला अर्थात कम होगा। खर्चीला। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा हो गया है, जैसे ऊपर वाली स्लाइड में यहाँ पर कम खर्चीला साधन था, तो यहाँ पे लग रहा है कि वो होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेन और पेज की भी आवश्यकता पड़ती है ना, तो ये शायद नहीं होगा। ठीक है, खर्चीला होगा सिर्फ, है ना? देखते हैं।
कम खर्चीले में या तो कम यदि हम चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे कम खर्चीला शब्द सही है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा देख लूंगी, ठीक है। लेकिन ये लिखित संचार खर्चीला होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पेन भी चाहिए और पेज भी चाहिए, है ना। तो ये हो सकता है, मैं देख लूंगी एक बार इसको, ठीक है। नेक्स्ट है भावी संदर्भ के लिए उपयुक्त, यानी कि फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आप फ्यूचर में कभी किसी को रेफरेंस दिखा सकते हो। जैसे आपके घर के कागज होते हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो वसीयत बोलते हैं जिसको, तो उसके लिए आप दिखा सकते हो कि ये मेरा ही घर है, आप हमको यहाँ से नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये भी रेफरेंस के लिए भी यहाँ पर लिखित संचार काम आता है। नेक्स्ट है कई व्यक्तियों को एक साथ एक सूचना प्रेषित किया जाना संभव, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मौखिक संचार में क्या होता है, मुझे किसी व्यक्ति से यदि बात करनी है तो मैं पहले एक से बात करूंगी, फिर दूसरे से बात करूंगी, फिर तीसरे से बात करूंगी, और उतने में हो सकता है कि मैसेज भी चेंज हो जाए। मैं उसको कुछ बताऊं, उसको कुछ बताऊं, और किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ बताऊं। लेकिन रिटर्न में क्या होता है, आपका मैसेज नहीं चेंज होता है। आप एक मैसेज उसको बनाते हो और ग्रुप में भेज देते हो, और सभी के पास एक जैसा ही मैसेज और एक टाइम पर ही मैसेज जाता है, ठीक है। तो एक साथ कई व्यक्तियों को सूचित करने के लिए आपका लिखित संचार बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया के लिए समय ज्यादा मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ लिख करके भेजा, तो आप उसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सोच करके उसको रिप्लाई देंगे, ठीक है। आपको आपको रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम मिल जाता है। पर मौखिक संचार में ऐसा नहीं होता, आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिखित संचार के दोष। अब इसके दोष क्या क्या है, तो अशिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं, मतलब जो अशिक्षित है वो क्या लिख पाएंगे, बताइए। नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो अशिक्षित लोगों के लिए लिखित संचार उपयोगी नहीं है। दूसरा है समय श्रम धन का अधिक अपव्यय, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले ही यहाँ पे आ गया, वो शायद वहां पर पॉइंट गलत हो गया है, मैं इसको ठीक कर दूंगी, ठीक है। हाँ, जी समय जी जी। श्रम धन का अधिक अपव्यय, यानी कि इसमें समय भी लगता है, श्रम भी लगता है, ठीक है, और धन भी लगता है। भाई पैसे से ही तो पेन और आपके पेज वगैरह आते हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं, नो रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग डेली करते भी हो, जैसे नोटिफिकेशन मैं भेजती हूँ, ठीक है। तो आप लोग, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग जी दीदी, यस मैम, ओके मैम लिखते हैं, बट कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते। तो वहां पे हमारे रिस्पॉन्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, है ना। तो रिस्पॉन्स की क्या हो जाती है, वहां पर कमी हो जाती है, जानकारी प्रतिक्रिया आपकी नहीं मिलती है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, है ना। नेक्स्ट है संवाददाता भावना प्रकट करने में असफल रहता है। अब देखिए, भावना प्रकट करने में असफल कैसे रहता है, अब जो मैसेज होता है ना, वो किस भावना से कैसे भेजा गया है ये हमें मैसेज रिटर्न में नहीं पता चलता। रिटर्न में आप शो कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, रिटर्न में आप शो कब कर सकते हो, जब आप वहां पर इमोजी लगा दो, है ना, कि कोई हंसता हुआ लगा दिया तो इसका मतलब हंस रहा है, कोई रोता हुआ लगा दिया तो रो रहा है। ऐसे करके आप इमोज बना करके तो उसको वहां पे शो कर सकते हो, बट रिटर्न तौर पे आप नहीं दिखा सकते कि आप दुखी हो या फिर खुश हो, ठीक है। तो वहां पर लिखित संचार में आपका भावना प्रकट नहीं होती है। क्लियर है। बट मैम इमोजीज में भी तो ऐसा होता है कि लोग गुस्सा होता है तो मतलब स्माइली वाला भेज देता है कि ताकि दूसरे वाला समझे कि हाँ मैं गुस्सा हूँ। ऐसे कुछ भी तो होता है मैम। अरे नहीं नहीं आप उसको निजी जिंदगी से मत जोड़िए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि लिखित संचार में आप किस समय किस वे में बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आता है। जैसे कभी कभी जैसे मान लीजिए
यदि हम ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ओरल कम्युनिकेट में जैसे आपको किसी ने खाने के लिए बुलाया, ठीक है? लंच के लिए, तो आप बोल रहे हैं, "आ रहे हैं।" इसका मतलब नॉर्मल, "आ रहे हैं", यानी कि आप गुस्से में हैं, ठीक है? तो ऐसा पता चल जाता है। लेकिन वही मैसेज व्हाट्सएप पे यदि आप मैसेज करेंगे, "आ रहे हैं", तो उसमें ना नॉर्मल पता चलेगा, ना गुस्से वाला पता चलेगा। यानी कि आपके इमोशंस पता नहीं चलते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, मौखिक जब संचार करते हैं, तो उसमें आपके लाउडनेस, आपके टोन, इससे पता चल जाता है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं या आप सही-सही बोल रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आपका टोकन कम्युनिकेशन यानी कि सांकेतिक संचार। ठीक है? तो सांकेतिक संचार क्या है? तो ये संचार एक ऐसा साधन है जहां सूचना या संदेश ना तो बोल कर देना पड़ता है और ना ही लिख कर, बल्कि इस सूचना के इस साधन में संवाद संकेत या इशारों में दिए जाते हैं। ठीक है? सांकेतिक संचार अभी हम लोगों ने नॉन वर्बल यदि जब हम लोग पहली वाली स्लाइड देखेंगे तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कुछ कुछ, ठीक है, जिसमें टच वगैरह थे और ये सब। तो यहाँ पे क्या होता है, ना ही हमें बोलना होता है और ना ही हमें लिखना होता है। एग्जाम्पल फॉर, आप ऐसे लिख सकते हो, आप किसी दोस्त के पास बैठे हो, ठीक है? आपका दोस्त बहुत परेशान है, तो आप उसके हाथ के ऊपर हाथ रख करके और थोड़ा-सा बस स्माइल करोगे, तो इसका मतलब क्या? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी परेशानी में साथ दूँगा। इसका मतलब यही होता है ना, भले वो मुँह से ना बोले, सिर्फ़ आपके हाथ पर हाथ रख कर के आपको आश्वासन टाइप का दे, तो आप उससे समझ जाते हो कि व्यक्ति मेरे साथ है या मेरी मजबूरियों को समझ रहा है। क्लियर हुआ? जी दीदी। अब देखिए, जी। सांकेतिक संचार के लाभ क्या-क्या हैं? ठीक है? तो इसके लाभ के अंतर्गत सबसे पहले आ जाता है विश्वसनीयता, यानी कि रिलेएबल, ठीक है? अशाब्दिक संचार विश्वसनीय होता है, ठीक है? अशाब्दिक संचार विश्वसनीय होता है क्योंकि एक व्यक्ति के हाव-भाव ये बता देते हैं कि वह क्या सोच रहा है अथवा क्या करने जा रहा है। शब्दों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और लेकिन भावों को नहीं, ठीक है? यानी कि सांकेतिक में क्या है कि जब आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, वो आपके हाव-भाव से पता चल जाता है, ठीक है? अब मान लीजिए अ कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाह रहा है, ठीक है? बहुत परेशान है, तो वो क्या करेगा? छत पे टेरेस पे जाके वहां पे इर्द-गिर्द देखेगा कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, या चोर को ही देख लो, चोर ही यानी कि चोरी करने जा रहा होगा तो वो इधर-उधर देखेगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और फिर वो चोरी करने की प्रयास करेगा। तो उसके हाव-भाव से ही पता चल जाता है कि वो चोर है ना? तो यानी कि ना ही वो बोल रहा है, ना ही उसने लिखित रूप में दिया, लेकिन उसके हाव-भाव से ही हमें पता चल जाता है कि वो चोर टाइप का है। तो संकेत संचार भी होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है दक्षतापूर्ण। दक्षतापूर्ण क्या है? तो अशाब्दिक संचार भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों के लिए दक्षतापूर्ण है। अशाब्दिक संदेशों को आप शीघ्रता, सुगमता तथा मितव्ययिता से भेजे तथा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? दक्षतापूर्ण यानी कि आप चीज़ों को समझने वाले, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं आपके इमोशंस को नहीं समझ सकते, ठीक है? यानी कि आप किस वक़्त कैसे आपको फ़ील हो रहा है, आप क्या फ़ील कर रहे हो या क्या महसूस कर रहे हो, ये चीज़ वो नहीं समझ पाते, ठीक है? तो उसके लिए दक्षता होनी चाहिए, यानी कि आपको वो अंदर से जानता हुआ होना चाहिए, ठीक है? यदि वो आपको नहीं जानता है, तो वो आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता, ठीक है? नेक्स्ट है मितव्ययिता। मितव्ययिता यानी कि अशाब्दिक संचार को अपनाने से संदेश को भेजने में किसी भी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता। अतः व्यावसायिक संस्थाओं के लिए यह अति मितव्ययी होता है। ठीक है? यानी कि बिज़नेस में जो बिज़नेस करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही कम पैसे में होता है। मतलब उनको पैसे ज़्यादा अधिक खर्च नहीं करने पड़ते। ठीक है? उनको क्या है, पोस्टर्स इत्यादि लगा दिए या संकेत कर दिए किसी के विषय में,
तो उससे भी इनका काम चल जाता है। यहाँ पर एक और भी आप ले सकते हो, जैसे जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जांपल बताया, कोई व्यक्ति परेशान है और आपने उसके हाथ में हाथ रख दिया और एक स्माइल कर दिया, तो इसका मतलब आई एम विथ यू, मतलब मैं आपके साथ हूँ। इसमें लेकिन कोई भी पैसा नहीं खर्च हुआ, ठीक है? और आपने उसको संकेत भी दे दिया कि हाँ, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? तो ये ऐसा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है सांकेतिक संचार की हानियां। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? कभी कभी हम गलत समझ लेते हैं। नॉर्मली यदि हम अर्थ लें, तो जैसे मान लीजिए कोई उदास बैठा है, हो सकता है कि वो कुछ सोच रहा हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो उदास है, ठीक है? तो हम गलत संकेत का भी ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है। पॉइंट्स, पहला है गोपनीयता का अभाव, ठीक है? इसमें गोपनीयता नहीं होती है, यानी कि आप छुपा नहीं सकते अपने इमोशंस। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको छुपा नहीं सकते। यदि आप खुश हो तो आप उसको भी नहीं छुपा सकते। आप हंस रहे हो तो व्यक्ति को पता ही चल जाता है ये खुश है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, अशाब्दिक अथवा सांकेतिक प्रणालियों में सूचनाओं को प्रेषित करते समय विभिन्न संकेतों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भी संदेश वाहन का पता चल जाता है, ठीक है? मतलब आपका, आप किसी भी चीज को गोपनीय तरीके से नहीं कर सकते। मतलब इसमें आपके जो सिंबल्स होते हैं ना, वो आपकी चीजों को दर्शा देते हैं कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट है सूचनाओं को एकत्रित करना, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशंस, यानी कि सांकेतिक संचार व्यवस्था में अधिकतम संदेश हाव भाव संकेतों तथा शारीरिक मुद्राओं के कारण सूचनाओं को एकत्रित करना कठिन हो जाता है। यानी कि आपके जो हाव भाव हैं वो पर सेकेंड्स बदलते रहते हैं, कोई एक ही हाव भाव आपका नहीं रहता, तो वहां पे आपको कलेक्शन करने में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है रॉन्ग मीनिंग। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रॉन्ग मीनिंग यानी कि गलत अर्थ। कभी कभी संदेश प्राप्तकर्ता संदेश में प्रयुक्त संकेत का गलत अर्थ लगा लेता है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण संदेश ही व्यर्थ हो जाता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है? अब वो हम लोग मतलब नॉर्मली जीवन में भी ऐसा हो करते हैं, वो उदास बैठा है, ठीक है? वो उदास बैठा है कि उसको सोने को नहीं मिला, ठीक है? या पूरी रात नहीं सोया है तो उसको थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, ठीक है? पर आप क्या सोच लेते हो, अच्छा मैंने इससे कल लड़ाई की थी शायद इसलिए उदास है, ठीक है? तो आप कभी-कभी उसका रॉन्ग मीनिंग भी समझ लेते हो, ठीक है? गलत अर्थ लगा लेते हो और जिसकी वजह से जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर हानियाँ बताई हैं। अब इसके बाद है आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, जिसे हम कल पढ़ेंगे। अब यहाँ तक किसी को यदि कोई परेशानी है तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? नहीं। वर्बल, नॉन वर्बल और जो हमने सांकेतिक पढ़े, इसमें यहाँ तक किसी को